बात करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बीकन गांव में हमारी बड़ी दीदी जुमा सोलंकी जी के सानिध्य में आज यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मैं, मेरा भाई रामू टेकाम, आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन चंद्रा सरवटे जी, आदिवासी कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, आज बीकन गांव आदिवासी स्वाभिमान यात्रा लेकर आए हैं। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास भाषणों का समय नहीं बचा है। अब हमको कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगी और ताकत से जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि एक दिल्ली में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो भाषण तो देता है पर हमारे समाज और हमारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है। साथियों, जब आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया और कमलनाथ जी ने हमें निर्देशित करा कि आप लोग जाओ, हर एक उस आदिवासी भाई के पास जाओ, हर एक उस आदिवासी परिवार के पास जाओ, हर एक उस आदिवासी युवा के पास जाओ, और जो अत्याचार मध्य प्रदेश और देश में हो रहे हैं हमें उन सब तक पहुंचाना पड़ेंगे। हमें सब उस आदिवासी भाइयों के घावों पर मरहम लगाना पड़ेगा। हमें उन युवाओं को जागृत करना पड़ेगा जो इस शासन में पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और शोषण और अत्याचार का शिकार हुए हैं। हमें इस यात्रा के लिए ज्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही सीधी कांड हुआ और हमें यह लगा कि अब तो अति हो गई है, जब आदिवासी समाज पर भाजपा के लोग पेशाब करना शुरू करते तो ये चीज समझ लेना, उनके मन में डर खत्म हो गया है। वो हमें चुनौती दे रहे हैं, वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, तुम हमारा बाल भी बाका वापस नहीं कर सकते हो। हम भाजपा के लोग हैं, हमने पट्टा ले रखा है, सत्ता का पट्टा ले रखा है, क्योंकि तुम लोग विभाजित हो, तुम अलग अलग बटे हुए हो, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर और कोई समाज के नाम पर। और समय आ गया है, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी, एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अगर कोई ये बोले, समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, कि अरे तुम उधर क्यों जाते हो, अरे तुम उधर क्यों जाते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी सामने आता है तो उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये तेरा मेरा करने का समय नहीं बचा है, ये एक साथ लड़ाई लड़ने का समय बचा है। अंग्रेज क्या करते थे पता है? मैं ये मानता हूं, तानसेन मामा बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने नहीं मारा, हम लोगों की भूख ने मारा है। जो मुखबिर थे वो भी भारत में रहते थे। मुखबिरी किसने करी? तानसेन मामा ने, उनकी मुंह बोली बहन ने करी। और ये जब तक अंग्रेजों जैसे लोग आज भी हैं जो समाज को बांटने पर तुले हुए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि कौन समाज का हितैषी है, कौन खुद के स्वार्थ के लिए बात कर रहा है। और आज की हकीकत है, जो कांग्रेस से वोट कटता है वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए होता है। जो भी कांग्रेस से वोट कटेगा वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। और आज बीजेपी को एक ही पार्टी टक्कर दे सकती है, हमारी कांग्रेस पार्टी, जो लगातार आजादी के पहले भी
और आजादी के बाद भी लगातार ऐसा एक भी अवसर नहीं होता जब आदिवासियों पर अत्याचार हुआ हो या किसी भी समाज पर अत्याचार हुआ हो, कांग्रेस ताकत से सामने नहीं आई हो। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में आदिवासियों को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत उतारी जा रही है, उन्हें नंगा कर बलात्कार करा जा रहा है। और 80 दिन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 दिन नहीं, 80 दिनों तक ये नरसंहार चलता रहता है, पर नरेंद्र मोदी के आंखों से एक आंसू का टिपका भी नहीं गिरता है। बीजेपी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती है। मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके भाजपा की सदस्य थी, वो खुद ये बोलती है कि जितनी हिंसा मणिपुर में हुई है मैंने जीवन में नहीं देखी। मैंने लगातार मुख्यमंत्री को बोला, नरेंद्र मोदी को बोला, राष्ट्रपति को बोला, पर किसी ने एक बात तक नहीं सुनी। इससे साफ है कि भाजपा की सरकार कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। मणिपुर की घटना ने हमें जिंदा होने के लिए प्रेरित करा है और आप सबसे मैं आह्वान करता हूं, अब चुप मत रहो, नहीं तो मध्य प्रदेश भी मणिपुर बनने में देर नहीं लगेगी। जो मणिपुर में हो रहा है वो मध्य प्रदेश में भी होगा, अगर आज भी हम चुपचाप बैठे रहे और देखते रहे। जब मैं शहडोल गया था, मंडला गया था, वहां एक विधानसभा निवास और वहां पर एक महिला तोड़ते हुए हमारे पास आई, हम तीनों थे, और वहां रोते हुए लिपट कर वो बोलने लगी। उसने एक सवाल करा जिसका शायद मेरे पास जवाब नहीं था। उसने यही सवाल करा कि जो मणिपुर में हो रहा है क्या वो मध्य प्रदेश में हो सकता है? उसका कहना सही था कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो अगर हम लोग सही में अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, सीधी कांड हुआ, आदिवासियों पर पेशाब करने वाला किस पार्टी से था? भाजपा के विधायक प्रतिनिधि था, एबीवीपी का कार्यकर्ता था, और आदिवासियों का पक्ष रखने की जगह वहां का विधायक उस व्यक्ति का पक्ष रख रहा था। सिवनी में कांड हुआ जहां पर 2 आदिवासी भाइयों को पीट कर मार डाला गया। हम उन बहनों से मिलकर आए अभी इस यात्रा में जिनके सामने पति को पीट कर मार डाला गया। आप सोचो उस बहन पर क्या बीती होगी अगर उनके सामने उसके पति को पीट कर मार डाला जा रहा है और वो बचा भी नहीं पा रही है। वो लोग कौन थे? बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। और जब एसपी साहब ने उन पर कार्रवाई करी तो पता है क्या हुआ? जब एसपी ने उन पर कार्रवाई करी तो उस एसपी का तबादला कर दिया गया। तबादला करने की ताकत किसके पास होती है? तबादला कौन कर सकता है? एसपी का कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहता है कि मैं बहन का मामा हूं। और आज ऐसे ही शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में एक के बाद अत्याचार हो रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद नेमावर में क्या हुआ? नेमावर कांड के बारे में कितने लोगों ने सुना? नेमावर कांड के बारे में कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाकर बताओ। नेमावर में हमारी 3 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उन बच्चियों को तो छोड़ा नहीं जाता है, साथ में उनके छोटे भाई और उनकी माता को भी मौत के घाट उतारकर 10 फुट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। आप सोच सकते हो आज के समय में इस तरह की चीज होती है। और उनके शरीर पर यूरिया डाल दिया जाता है ताकि पूरी शरीर गल जाए और अपने खेत में गाड़ते हैं। वो लोग कौन थे आपको पता है? वो भी भाजपा के लोग थे, विधायक, बीजेपी के विधायक के
नेमावर के करीबी लोग थे। और आप समझो, जब उनकी जो बहन बच गई जिसका नाम भारती था, वो दर 2 महीने तक भटकती रही, पर एफआईआर तक नहीं। 2 महीने, 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, पर 2 महीने ये कैसा कानून है जहां 2 महीने तक इंसाफ नहीं मिलता है। जब हम लोग और सामाजिक संगठन वहां धरने पर बैठे, तब जाकर एफआईआर और कानून हुई। नीमच की घटना कितने लोगों को मालूम है? नीमच की घटना कितने लोगों को मालूम है? नीमच में एक हमारा आदिवासी कन्हैयालाल भील को एक बीजेपी के सरपंच मनोज ने गाड़ी से बांधा और गाड़ी से रगड़ कर रोड पर मौत के घाट उतार दिया। आप सोच सकते, पुराने जमाने में हम सोच सकते थे कि बड़े बड़े जागीरदार इस तरह की घोड़े से बांधकर रगड़ कर मार डालते थे, पर आज भी इस तरह की घटना हो रही है। और भाजपा के सरपंच को बचाने के लिए भाजपा ने ये आरोप लगाने का प्रयास करा। वो तो हम लोग और सब लोग वहां पहुंचे, उनने कोशिश करी कि जो कन्हैयालाल भील था वो चोरी कर रहा था और आपस में लड़कर मर गया। पर जब वहां पहुंचे और हमें समझ में आया, तो वहां जबरदस्त लोग, हमारे समाज के भी लोग इकट्ठा हुए और आवाज बुलंद करी, तब जाकर मैंने उसको जेल में बंद करा गया। अभी एक नया किस्सा आपको सुनाता हूं दीदी। हमारे भाभरा की किस्सा है, अलीराजपुर। भाभरा मतलब चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि, झाबुआ अलीराजपुर। वहां पर एक हमारा पैसा कोऑर्डिनेटर था, जो नए पैसा कोऑर्डिनेटर बने, उसने एक 10 लाख की चोरी होती है। कितने लाख की? 10 लाख की। और उसने 1 महीने तक पुलिस को चिताया कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर उसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करी। किसमें? सीएम हेल्पलाइन। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी तो अब भोपाल से शिकायत आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप जब सुनोगे कि क्या हुआ तो आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे ही सीएम हेल्पलाइन में उसने शिकायत करी, पुलिस उठाकर ले जाती है उसको, बिना वारंट के पुलिस थाने में उसको पीटा जाता है और अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिलती है। मार डाला। मतलब जिसने शिकायत करी कि यहां पर गांव में इस तरह की चोरी हुई है, और पुलिस को जैसे ही पता लगा कि शिकायत हो गई, उन्होंने उसको घर से उठाया, पीटा और मौत के घाट उतार दिया। उसका थाने से भागते हुए वीडियो भी आया, जब उसकी बुरी तरह पिटाई कर रहे थे ये लोग। तो अगर कोई शिकायत करे तो ना कानून व्यवस्था। लटेरी में जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है, विदिशा,